रुड़की की रहने वाली दीक्षा, जिसका बहुत ज़्यादा मन था कि वो अपने दोस्तों के साथ हिमाचल की खूबसूरत वादियों में एक बार ट्रिप ज़रूर करे। हालांकि वो अपनी फैमिली के साथ पहले भी हिमाचल जा चुकी थी, लेकिन अभी उसका ये मन था कि वो अपने दोस्तों के साथ एक बार वहाँ की ट्रिप ज़रूर करे। हम ये भी कह सकते हैं कि दीक्षा की जो फेवरेट जगह थी वो हिमाचल ही थी। दीक्षा की जब भी छुट्टियां होती थी वो हमेशा अपने फादर से जिद करती थी कि उसे अपने दोस्तों के साथ एक टूर पर जाना है, हिमाचल। शायद उसकी यही जिद, या उसकी कह सकते हैं कि ये उसकी खुशी, उसके लिए एक बहुत बड़ा श्राप बनने वाली थी। इस ट्रिप के बाद उसकी लाइफ में ना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आने वाला था जिससे उसकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तो दोस्तों, आज की कहानी है दीक्षा की, जो सिर्फ अपने एक टूर, या कहें कि उसकी अपनी एक जिद की वजह से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठी थी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी ही हॉरर मिस्टीरियस स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब ये कहानी शुरू होती है। दोस्तों, ये कहानी है दीक्षा की, जो कि रुड़की की रहने वाली थी। वो अपने पेरेंट्स के साथ रुड़की रहा करती थी। उसकी एक जॉइंट फैमिली थी। आप कह सकते हैं जॉइंट तो थी, लेकिन वहाँ जो भी जॉब्स थी, या आप कह सकते हैं जो भी बिजनेस थे, वो सारे कुछ सेपरेट थे। जो दीक्षा की फैमिली थी उसमें उसके दादी दादू, चाचू चाची और उसके पेरेंट्स, साथ ही उसके चाचू चाची का बेटा और दीक्षा, ये पूरी फैमिली एक साथ रहा करती थी। एक ही घर के एक फ्लोर पर दीक्षा की फैमिली और ऊपर वाले फ्लोर पर दीक्षा के चाचू चाची। कहने को दीक्षा के फादर राकेश और दीक्षा के चाचा अजय सगे भाई थे, लेकिन उनका जो रिश्ता था ना, बहुत ज़्यादा खारा था। आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हारा हुआ एक रिश्ता था। वो सिर्फ कहने के ही भाई थे, बाकी उनके रिश्ते में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिससे कि कभी ये फील हो सके कि हाँ, ये सगे भाई हैं। लेकिन दीक्षा की पूरी फैमिली बाकी और नॉर्मल फैमिलीज की तरह ही थी, जो दिखने में कुछ होती हैं और पीठ पीछे कुछ और ही। यही इस घर की कहानी थी। यहाँ कहने को तो लोग साथ थे, लेकिन मन से, दिमाग से बिल्कुल भी नहीं साथ थे। उन लोगों के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हुआ करते थे। दोनों भाई किसी न किसी बात पर एक दूसरे को ब्लेम किया करते थे, और ये सारी चीजें देख देख कर दीक्षा की जो दादी थी वो बहुत परेशान रहा करती थी। दोनों लड़ने से पहले कभी ये नहीं सोचते थे कि उनके बूढ़े माँ बाप अभी भी जिंदा हैं, और उनके सामने वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो इसका असर उन पर बहुत गहरा पड़ सकता है। ये सब सोचे बिना वो ये सारी चीजें कर रहे थे। एक दिन दीक्षा ने अपने फादर से डिमांड करी कि वो अपने दोस्तों के साथ हिमाचल की एक ट्रिप पर जाना चाहती है। उसके फादर ने पहले तो बहुत आनाकानी करी, उसको मना भी किया, लेकिन दीक्षा की जिद के आगे उनको झुकना ही पड़ा, और उन्होंने उसको परमिशन दे दी। उन्होंने बोला, मैं सिर्फ 3 दिन का ही टाइम दूंगा, तुम इन 3 दिन में जहां भी घूम के आना है घूम के आ सकती हो। चौथे दिन तो मुझे घर पर चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुआ घर पर आ रही हैं। दीक्षा के लिए 3 दिन इनफ थे। वो बहुत खुश हुई और वो निकल गई 3 दिन की इस ट्रिप के लिए। उसने अपने दोस्तों के साथ बहुत इंजॉय किया, लेकिन जैसे ही वहां से उनके लौटने का टाइम था, उससे एक रात पहले ही दीक्षा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। उसको इतनी तेज़ फीवर था कि मेडिसिन देने के बाद भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। जहाँ पर उन्होंने होटल लिया था, वहाँ के मैनेजमेंट ने भी उसको एक अच्छे हॉस्पिटल्स में लेके गए, लेकिन वहाँ के हॉस्पिटल में भी उसका ट्रीटमेंट करने के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं था।
दीक्षा के जो पेरेंट्स थे, जो फादर थे, वो बार बार दीक्षा को कॉल कर रहे थे और अभी तक दीक्षा की बातें उनसे हो रही थी। लेकिन जब से दीक्षा की तबीयत खराब हुई थी तब से दीक्षा ने उनका फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया था। दीक्षा के पेरेंट्स उसके दोस्तों को फ़ोन कर रहे थे, दोस्त उससे बात कर रहे थे और दोस्त उनको जवाब देते थे कि हाँ अंकल, हम कल पहुंच जाएंगे, दीक्षा बिल्कुल ठीक है। कभी कुछ ना कुछ बहाना करके, कभी वॉशरूम में है, कभी बाहर गई है, इस तरीके से बहाना करके दीक्षा के फादर की दीक्षा से बात नहीं कराई गई। और ये इन लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। आज 3 दिन भी हो चुके थे दीक्षा को ट्रिप पर निकले हुए, लेकिन आज दीक्षा को वापस आना था। दीक्षा का घर पर इंतजार हो रहा था, लेकिन दीक्षा वापस नहीं आई। अगले दिन दीक्षा की बुआ और उसके फूफा जी घर पर आए, उनके बच्चे भी उनके साथ थे। सब लोग मिले जुले, बातचीत हुई और बातों ही बातों में दीक्षा की बुआ ने दीक्षा के बारे में पूछा तो उसके फादर ने बोला कि दीक्षा तो बाहर ट्रिप पर गई हुई है, कल उसे आना था लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से नहीं आ पाई, आज वो आ जाएगी। आज वापस से दीक्षा को कॉल पे कॉल किए गए, लेकिन आज भी दीक्षा ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इसके साथ ही दीक्षा के पेरेंट्स ने दीक्षा के दोस्तों को भी कॉल किया, लेकिन उन्होंने भी उनका कॉल रिसीव नहीं किया। ये परेशानी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, इतना ज़्यादा हेक्टिक होती जा रही थी। उसके पेरेंट्स इस परेशानी से निकलने के लिए सोच रहे थे कि वो क्या करें, कैसे पता करें दीक्षा का। वो फैमिली में किसी को शो नहीं करना चाहते थे। वो जो दीक्षा की बुआ थी उनको और उनके चाचू को बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहते थे कि दीक्षा किसी मतलब फ़ोन नहीं उठा रही है या कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा। लेकिन कहते हैं ना कि जब पेरेंट्स परेशान होते हैं, जब काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करते करते वो थक जाते हैं तो उनका बेचैनी उनके चेहरे पर नज़र आने लग जाती है। तो वही दीक्षा के पेरेंट्स के साथ हो रहा था। दीक्षा की बुआ ने अपने भाई राकेश से पूछा कि भाई हुआ क्या है, आप इतने परेशान क्यों हो, और आप बोल रहे थे दीक्षा आने वाली है लेकिन अभी तक दीक्षा आई नहीं है। दीक्षा ठीक तो है ना, फ़ोन तो उठा रही है ना। जब उसके पापा से ये बात करी गई तो दीक्षा के जो फादर थे वो बिल्कुल टूट चुके थे और वो रोने लगे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी कहाँ है, कैसी है, या कुछ भी। दीक्षा की बुआ सब कुछ समझ चुकी थी और उन्होंने अपने ही नए अंदाज में अपने ही एक अलग कहानी उन्होंने गढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने वही चीखना चिल्लाना शुरू किया, अरे तुम्हारी लड़की भाग गई, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें उनको मतलब अपने भाई को उसने बोलना शुरू कर दी। उसके भाई ने जब ये बातें सुनी तो वो बहुत हैरान रह गए। दीक्षा की बुआ ने इस तरीके से उनको मैनिपुलेट किया कि वो उनकी बातों में आ गए और उनको भी लगने लगा कि उनकी बेटी सच में उनको छोड़कर जा चुकी है, वो किसी और के साथ चली गई है। अब इन सारी चीज़ों पर, इन सारी बातों पर इतनी सारी बहस हुई आपस में और फिर से वही लड़ाई झगड़े। लेकिन एंड में दीक्षा की दादी ने बोला कि ये सब बातें करने की बजाय तुम लोगों ने ये सोचा कि कैसे भी करके बेटी को ढूंढा जाए, उसका पता लगाया जाए। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी परेशानी में हो। लेकिन उनकी बात को सबने दरकिनार कर दिया। तभी दीक्षा की बुआ बोलती हैं कि भाई मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानती हूँ जो ये सारी चीज़ों को आराम से बता सकता है कि आखिर दीक्षा के साथ क्या हुआ, वो कहाँ है और वो कैसी है। दीक्षा के पेरेंट्स तो पहले से ही परेशान थे, उनको तो कैसे भी करके अपनी बेटी के बारे में जानना ही था। वो दीक्षा की बुआ की बातों में आ गए और वो उस तांत्रिक के पास चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने सारी बातें तांत्रिक को बताई और उसने भी एक अलग ही कहानी अपनी रच दी कि हाँ आपकी लड़की जा चुकी है और वो अब वापस नहीं आएगी, ये वो, लेकिन आप इस चीज़ के लिए एक पूजा करवा सकते हैं, एक हवन करवा सकते हैं, जिससे कि आपकी लड़की का जो माइंड है वो घूम जाएगा और वो वापस अपने घर आ जाएगी। दीक्षा के पेरेंट्स तो चाहते थे कि उनकी बेटी वापस आए और वो उस तांत्रिक की बातों में आ गए। उन्होंने उस तांत्रिक ने कुछ पूजा वगैरह करी और उसी दिन शाम को दीक्षा घर वापस आ गई। जब वो लोग घर पहुंचे उन्होंने देखा तो दीक्षा घर पर थी। दीक्षा की मदर उसे देखकर उसे लिपटकर रोने लगी क्योंकि वो बहुत परेशान थी। उसके फादर भी उसको अपने सीने से लगाकर रोने लगे।
जैसे ही ये सारी चीज़ें शांत हुई तभी उसके फादर ने दीक्षा से क्वेश्चंस करना शुरू किया कि वो कहाँ थी, किसके साथ थी और अभी तक घर क्यों नहीं आई थी। दीक्षा उनको जवाब देना चाह रही थी लेकिन बैक टू बैक कोई ना कोई क्वेश्चंस उससे किए जा रहा था। वो बोल रही थी कि मेरी बात तो सुन लो, मेरे को समझने की कोशिश तो करो, मेरी जब तक पूरी बात नहीं सुनोगे आप कैसे मुझे जज कर सकते हैं। लेकिन उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। इवन उसकी बुआ चाहती ही नहीं थी कि दीक्षा की बातों को सुना जाए। दीक्षा अब इतना परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बीमार थी। उसने थक हार कर वो वहीं बैठ गई। उसने बोला ठीक है, आप लोगों को जो समझना है आप समझिए, मैं अब किसी को कोई भी जवाब नहीं दूंगी। दीक्षा की ये लाइन कहना उसके पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा शॉक थी। उनको लग रहा था कि उनकी बेटी एक तो गलती कर रही है और ऊपर से इस टोन में बात कर रही है। उन्होंने वापस से उस तांत्रिक से बात करी और उस तांत्रिक ने फिर वही अपनी एक नई कहानी की, एक काम करिए, आप अपनी बेटी को लेकर मेरे पास आइए और यहाँ हम उसकी पूजा वगैरह कुछ करेंगे जिससे उसका माइंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके पेरेंट्स उसको लेकर जाते हैं। दीक्षा बहुत मना करती है लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनते। वो उसको लेकर जाते हैं और वहाँ तांत्रिक के सामने जाकर उसको बिठा देते हैं। दीक्षा के समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो सबको समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन सबको यही लग रहा था कि इसके दिमाग में कुछ गलत बातें ही चल रही हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स ही चल रहे हैं। दीक्षा ने हार मानकर वो उस तांत्रिक के सामने बैठ गई और जो भी रिचुअल्स होने थे, जो भी पूजा पाठ वगैरह होनी थी, वो सारी चीज़ों को देखकर दीक्षा को लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। लेकिन उसके पेरेंट्स को उस तांत्रिक के ऊपर भरोसा बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि उस तांत्रिक की पूजा करने के बाद दीक्षा घर वापस लौटी थी। तो वो उनके माइंड में ये सेट हो चुका था कि ये तांत्रिक की वजह से हमारी बेटी भी हमें वापस मिल जाएगी। लेकिन उनकी इस बड़ी गलती की सज़ा आप कह सकते हैं दीक्षा को भुगतनी पड़ी। उसने पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक टाइप जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी चीज़ें करी और दीक्षा की हालत उस दिन से बहुत ही अजीब हो गई। आप समझिए कि उसकी हालत एक नॉर्मल थी लेकिन उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया गया। उसके ऊपर एक ऐसी एंटिटी को छोड़ा गया जो अपना पूरा काम किए बिना जाती ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खबीस की। उसके ऊपर एक ऐसा साया, एक एसी एंटिटी जिसने पूरी उसकी बॉडी पर अपना कब्जा कर लिया। दीक्षा जैसी थी उसके बिल्कुल अपोजिट हो गई थी। बहुत ही अजीब सा उसका हुलिया, बहुत ही अजीब सी उसकी बातें। उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि धीरे धीरे पूजा का असर होगा और ये ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। जो दोस्त उसके साथ पूरा पूरा टाइम बिताते थे वो अब उससे दूर रहने लगे। दीक्षा ने भी अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। वो पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहती थी और अपने आप से ही पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती थी क्योंकि वो दीक्षा थी ही नहीं। उसकी बॉडी, उसके माइंड के ऊपर किसी और ने ही अपना कब्जा कर लिया था। यही सारी चीज़ें दीक्षा के साथ अब होती जा रही थी। धीरे धीरे करके दीक्षा की हालत इतनी खराब होती गई, वो इतना मतलब उसने वेट लूज कर लिया अपना, उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था और वो बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे कोई पतली डंडी। ये देखकर दीक्षा के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने वापस से तांत्रिक को कॉल किया, वापस से तांत्रिक से बात करी और उससे सारी चीज़ें बताई। वो बोल रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा। दीक्षा के पेरेंट्स ने फिर से विश्वास किया और उसकी बातों में आकर दीक्षा को ऐसे ही छोड़ दिया। लेकिन दीक्षा सही होने की बजाय उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो अब चारपाई से उठना उसका मुश्किल हो गया था। बहुत अजीब अजीब तरीके से वो रातों में चिल्लाया करती थी, चीखती थी और इन सब चीज़ों से अब दीक्षा के पेरेंट्स जो थे वो बहुत परेशान रहने लगे। उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात अब आ रही थी कि हो सकता है ये तांत्रिक के अब बस की बात नहीं है, हमें किसी और को दिखाना चाहिए। वो वापस किसी दूसरे पंडित के पास, किसी दूसरे तांत्रिक के पास गए। वहाँ जाकर दीक्षा से जब वो मिला तो उसने बोला कि आप जिसके पास गए थे वहाँ से ये सारी चीज़ें इसके ऊपर जानबूझकर छोड़ी गई हैं। इसके ऊपर एक ऐसी आत्मा, एक ऐसे खबीस का साया है कि जिसको बहुत मुश्किल से पूजा वगैरह करके हटाया जाएगा। ये उनके लिए
बहुत शॉकिंग था। उनको समझ ही नहीं आया कि ये सब उनके साथ हुआ क्यों। तो उस पंडित ने, उस तांत्रिक ने उनको बताया कि ये सब जानबूझकर करवाया गया था आपकी बेटी के ऊपर। उन्होंने पूछा ये किसने कराया, तो उसने क्लियर मना कर दिया कि मैं आपको ये सारी बातें नहीं बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर उसके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा उस तांत्रिक को इंसिस्ट किया और उसको प्रेशराइज किया। तब उस तांत्रिक ने बताया कि ये सब खुद राकेश की बहन, मतलब दीक्षा की बुआ ने कराया था। उसका ऐसा कराने का रीज़न, मकसद सिर्फ एक ही था, क्योंकि दीक्षा एक बहुत ही वेल मैनर्ड और वेल एजुकेटेड लड़की थी। वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी और उल्टा उसके जो बच्चे थे, उसकी बुआ के जो बच्चे थे, वो बहुत ही गलत एव में थे, मतलब गलत चीज़ों में पड़े हुए थे। तो वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई की बेटी तरक्की करे और वापस से उसे सब लोग ताने मारें कि उसके बच्चे ऐसे हैं और उसके बड़े भाई के बच्चे ऐसे हैं। साथ ही साथ वो अपने भाई की प्रॉपर्टी में हिस्सा भी चाहती थी। उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उनकी बेटी दीक्षा के ऊपर ये एक खबीस को, एक आत्मा को छुड़वाया था, ताकि कैसे भी करके दीक्षा की डेथ हो जाए और उनके भाई की जो प्रॉपर्टी है उसमें उसको हिस्सा मिल जाए। इतना सब कुछ उसने अपने प्लान के अकॉर्डिंग किया था। उसके माइंड में ये सारी बातें बहुत टाइम पहले से चल रही थी। जब दीक्षा घर पर नहीं थी और ऐसा इंसिडेंट उसके सामने हुआ, तो उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर लिया कि उनकी बेटी घर छोड़कर चली गई है। अब उस तांत्रिक ने दीक्षा की जो भी क्रियाएं वगैरह थीं, जो भी पूजा पाठ वगैरह थे, वो सब कुछ किए। धीरे धीरे करके दीक्षा की हालत में सुधार आने लगा। दीक्षा फिर से ठीक होने लगी और ये सारी चीज़ें इस तरीके से ख़त्म होती चली गई। अब दीक्षा बिल्कुल ठीक थी। उसको एक डॉक्टर को भी दिखाया गया, उसकी हेल्थ से रिलेटेड कई सारी बातें हुई, उसको एक अच्छे डाइटिशियन को दिखाया गया। अब जो दीक्षा की तबीयत थी, जो हालत थी, वो एकदम ठीक थी और दीक्षा अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। जब उसकी बुआ से बात करी गई तो उसने वही सारी चीज़ें बताई। उसके दीक्षा के फादर ये सुनकर बहुत हैरान रह गए और उन्होंने उसी दिन से अपनी बहन से रिश्ता ख़त्म कर दिया। कहा जाता है ना कि रिश्तेदार अगर अच्छे हों तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून की हो जाती है, और वहीं रिश्तेदार अगर आपके नालायक हों, अच्छे ना हों, तो वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो कोशिश करते हैं कि वो कैसे भी करके आपको नीचे गिराएं, और यही सारी चीज़ें दीक्षा की रियल बुआ ने की। आप सोच सकते हैं कि कोई बुआ अपनी भतीजी के साथ ऐसी हरकत कर सकती है, मामूली सी सिर्फ एक प्रॉपर्टी के लिए, अपने बच्चों को अच्छा दिखाने के लिए। लेकिन ये हुआ दीक्षा के साथ, राकेश के साथ। इन सारी चीज़ों में उनका बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ, उनकी बेटी की लाइफ बर्बाद हो गई। वो जिस कॉलेज से अपनी एमबीबीएस की तैयारी करना चाहती थी, उस कॉलेज से उसको निकाल दिया गया था और ये सारी चीज़ें बहुत गंदी तरीके से ख़त्म हुई। अब दीक्षा ठीक तो है, लेकिन वापस से उसकी वो सुकून वाली ज़िंदगी उसको नहीं मिल सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये कसक ज़रूर रहेगी कि काश मैं उस ट्रिप पर ना जाती और आज मैं एक अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती और एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी होती। काश मेरे फादर उस बुआ की, मेरी बुआ की बातों में ना आए होते, तो आज सब कुछ ठीक होता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।